Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the corporate level and business level strategy. So previous वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और कॉर्पोरेट लेवल में हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर चुके थे और जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन है उसकी भी काफ़ी स्ट्रेटजीज़ को हम डिस्कस कर चुके थे। आज बची हुई स्ट्रेटजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो एक्सपेंशन के अंदर हमारी जो दो स्ट्रेटजीज़ बची हुई हैं वो क्या है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी और इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को। तो आज जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है वो क्या है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ क्या आएगा, ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन की जगह है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ के अंदर कितनी स्ट्रेटजी होती हैं, 4 स्ट्रेटजी होती हैं। फर्स्ट इज़ स्टेबिलिटी, देन सेकेंड इज़ एक्सपेंशन, देन थर्ड इज़ रिट्रेंचमेंट एंड लास्ट इज़ कॉम्बिनेशन। तो स्टेबिलिटी के अंदर 3 स्ट्रेटजीज फर्दर आती हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चेंज करने पे फोकस नहीं करते, जैसा है वैसे ही चलते रहने देना चाहते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, जब हम कुछ एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं उससे और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली थी। आज बाकी बची हुई स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट और हमारी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी। उसके अंदर फर्स्ट हमारी थी कि कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी होती है, सेकंड हमने की थी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, थर्ड हमने की थी डाइवर्सिफिकेशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के अंदर 3 स्ट्रेटजी इंक्लूड होती हैं, वो है हमारी मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये किसके पार्ट हैं तब तक आप इन्हें समझ नहीं सकते। तो ये किसके पार्ट है, एक्सपेंशन के। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी किसके पार्ट है, एक्सपेंशन का। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज बनने की और ज़्यादा चीज़ों में ऐड ऑन होने की, तो वो इंक्रीज़ करने पे फोकस कर रही है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में वो अपनी एक्टिविटीज़ को एनहांस या इंक्रीज़ कैसे कर सकती है, तो 3 मेजर से कर सकती है, मर्जर एंड एक्विजिशन से, जॉइंट वेंचर से और स्ट्रेटेजिक अलायंस से। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या है, मर्जर और एक्विजिशन दोनों अलग अलग टर्म है। मर्जर का मतलब क्या होता है, जब 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बन जाती हैं उसे हम बोलते हैं मर्जर। जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन है A प्लस B, दोनों मिलके C बन गई, ये भी मर्जर है। A प्लस B दोनों मिलके A बन गई, ये भी मर्जर है। तो इन दोनों को हम मर्जर बोलते हैं। तो मर्जर का मतलब क्या होता है कि जब 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक में कन्वर्ट हो जाती हैं, या तो वो कोई नई हो सकती है, यानी कि A और B मिली, दोनों ने अपने अपने पैसे को इकट्ठा किया, पुरानी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया और C से एक नए आइडेंटिटी के साथ शुरू कर दिया, वो भी हमारा मर्जर है, इकट्ठा काम करेंगे। और अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, क्योंकि पहले इसके साथ सिर्फ इतना एरिया था, बट अब इसका एरिया क्या है, B भी अगर इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी सेल्स, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट सब कुछ इंक्रीज होगा, तो एक्सपेंशन होगा। या फिर वो क्या कर सकते हैं, A और B को मिला के A में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि B भी अब इसी के अंदर आ गया, बट मेजरली नाम सिर्फ A का चलेगा, वो भी हमारा क्या हो सकता है, मर्जर हो सकता है। तो मर्जर क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब इकट्ठा मिलके एक्वायर कर लेती हैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, यानी कि इकट्ठा जोड़ लिया एंड देन नई आइडेंटिटी को शुरू कर देती हैं, या फिर उसी में से एक आइडेंटिटी को कंटिन्यू रखती हैं, वो हमारा क्या होता है, मर्जर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन इन वन एक्वायर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अदर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर और कैश, और बोथ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंबाइंड एंड न्यू स्टॉक इज इशूड। या तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाए, यानी कि ये दोनों डिसॉल्व हो गई और एक नई आइडेंटिटी उन्होंने शुरू कर दी, या फिर दोनों ने क्या किया, दोनों मर्ज हुई, दोनों इकट्ठा मिली और एक के नेम से उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, ये हमारा क्या होता है, मर्जर। अब वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, यानी कि दोनों इकट्ठा मिलके काम करेंगी, बट दोनों का मार्केट एरिया क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। टेक ओवर और एक्विजिशन का मतलब क्या है, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, एक्विजिशन बोल देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें हमारी क्या होती है, मर्जर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मर्जर के अंदर ही आती हैं। जैसे मर्जर के अंदर ही टेक ओवर होता है, मर्जर के अंदर ही एक्विजिशन होता है, मर्जर का ही एक टाइप जॉइंट वेंचर होता है। तो जब हम ऐसा वाला मर्जर करते हैं जिसके अंदर A प्लस B करके उसी एक उन्हीं में से एक एंटिटी के से कंटिन्यू करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्विजिशन। सो हम एक्विजिशन या मर्जर क्यों करते हैं,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्विजिशन या मर्जर क्यों करती है, यानी कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों जुड़ जाती है, तो वो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑब्वियस सी बात है कि ये मान लो 1000 यूनिट बनाती थी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ये भी 1000 यूनिट बनाती थी, तो अब दोनों मिलकर 2000 यूनिट बनाएंगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अचीव होगी ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपकी कम आएगी, तो कॉस्ट कम आएगी तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट ही होगा। तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, कि अब आप पहले ए कंपनी में थे, वहाँ पे 5 प्रोडक्ट आप बनाते थे, बी कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती थी, अब आप दोनों मिल गए तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, अब आपकी कंपनी के पास 8 प्रोडक्ट। तो अपने प्रोडक्ट की रेंज को डाइवर्सिफाई करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए भी आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हो। इंक्रीज मार्केट शेयर एंड सेल्स, यानी कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। पहले दोनों की सेपरेट मार्केट शेयर था और सेपरेट सेल्स थी, अब दोनों इकट्ठे आ गए तो सेल्स दोनों की इकट्ठी कंट्रीब्यूट होगी और इकट्ठा उनका मार्केट शेयर माना जाएगा। मान लो पहले मार्केट शेयर 25% था ए का और 10% था बी का, तो अब दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की कवरेज कितनी हो जाएगी, 35%। और ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज गेन कर लें तो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ऑब्वियस सी बात है, स्कोप इंक्रीज हो जाएंगे और ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट वो कर सकेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगी और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, तो स्कोप तो उनके इंक्रीज होंगे ही। एक्वायर टेक्नोलॉजी एंड गुडविल, अगर ये जो कंपनी है मान लो उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है और बी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मर्जर के थ्रू वो उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हैं और अपनी वर्किंग को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, की मर्जर एंड एक्विजिशन कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिकली ये 4 तरीके के होते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कंसेंट्रिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ये हमारी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बिजनेस में है उसके साथ जुड़ जाती है, वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल मर्जर। जैसे हम एग्जांपल लें, मैगी है, वो yippee के साथ जुड़ जाए तो वो उनका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अपने ही जैसे सेम बिजनेस के साथ जब आप मर्जर कर लेते हो, जुड़ जाते हो, वो आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सेम बिजनेस के साथ जुड़ रहे हो, आप क्या जुड़ रहे हो, एक ही इंडस्ट्री में किसी पर्सन के साथ जुड़ रहे हो। टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन, की कंबाइन तो होना पड़ेगा 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम बिजनेस में हो, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, आप कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ते हो। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये, उससे ऊपर आपके क्या होते हैं सप्लायर और नीचे आपके क्या होते हैं कस्टमर, तो या तो आप क्या करते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़ जाते हो या फिर आप अपने सप्लायर्स के साथ जुड़ जाते हो, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। यानी कि जो आपको सप्लाई करता था उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपने साथ ही जोड़ लिया, वो आपका क्या हो गया, वर्टिकल मर्जर। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कस्टमर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपने साथ जोड़ लिया और एक बन गए, वो भी आपका क्या होता है, वर्टिकल मर्जर। देन हमारा आता है कंसेंट्रिक मर्जर। कंसेंट्रिक मर्जर टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन, कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा जुड़ती हैं, बट वो सिमिलर किस बेस पे हैं, या तो उनका कस्टमर फंक्शन सेम है, या कस्टमर ग्रुप सेम है, या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सेम है। यानी कि जो बिजनेस डेफिनेशन होती है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना बिजनेस डेफिनेशन, तो बिजनेस डेफिनेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं कि आप किस कस्टमर ग्रुप को सर्व कर रहे हो, उनको क्या चीज़ें सर्व कर रहे हो और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। तो जब आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो जिनमें आपका बिजनेस डेफिनेशन सेम है, या तो आपका कस्टमर ग्रुप सेम है, कि मान लो वो भी चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहे हैं और आप भी चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका बिजनेस सेम हो। जैसे शूज़ बनाते हैं, तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए शूज़ बनाती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए शर्ट्स बनाती है, तो दोनों क्या है, उनके जो कॉमन क्या है, जो कस्टमर है उन दोनों के सेम है, चिल्ड्रंस के लिए बना रहे हैं। तो जब वो आपस में जुड़ जाती हैं तो वो होता है कंसेंट्रिक मर्जर। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या है, जिसमें आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो वो आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। जैसे पेन बनाने वाली कंपनी अगर मैगी बनाने वाली कंपनी या फिर नूडल्स, किसी और नूडल बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है, उनके अंदर कोई रिलेटेडनेस नहीं है, फिर भी वो इकट्ठा आ गए। तो पहली हमने क्या डिस्कस की, मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसके किसके अंदर है, ये कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज के अंदर। देन सेकंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी क्या है, जॉइंट वेंचर। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन को हमने क्या बताया था, A+B = A या फिर A+B = C। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है,
A+B=AB कि दोनों का नाम रहेगा, जॉइंटली वर्क करेंगे, किसी की भी आइडेंटिटी फिनिश नहीं होगी, कोई भी नई शुरू नहीं करेंगे, दोनों मिलके इकट्ठा अपने ही नाम से कंटिन्यू करेंगे। तो जॉइंट वेंचर कुड बी कंसीडर्ड एज एन एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि इनके बीच में कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ होता है, उसे फुलफिल करने के लिए इकट्ठा आते हैं। जैसे हीरो होंडा, तो हीरो और होंडा अब वो अलग अलग हो चुकी हैं, बट वो इकट्ठा किस चीज़ की आई थी, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, उसके रिगार्डिंग वो आई थी। तो हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है, तो वो क्या है, उनका जॉइंट वेंचर है बिकॉज दोनों का नाम चल रहा है। ऐसे ही एग्जांपल है मारुति एंड सुजुकी, तो मारुति अलग इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, बट दोनों इकट्ठा काम कर रही हैं, तो वो उनका क्या है, जॉइंट वेंचर है, दोनों का नाम चल रहा है। सो मर्जर और एक्विजिशन कितने टाइप्स के मर्जर एक्विजिशन हमने किया, जॉइंट वेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एज मैंने कहा था कि मर्जर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मर्जर के अंदर हमने क्या बोला था, A+B=A वाला मर्जर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। ऐसे ही जो मर्जर हम कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि मर्जर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सामने वाली को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन A थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन B थी, तो मैंने अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लिया, पूरे तरीके से खरीद लिया, और अब ए नाम से ही मैं चला रही हूँ, तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। बट कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, मैंने और आपने मिलकर इकट्ठा वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन मर्जर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। तो ये कितने तरीके का हो सकता है, when टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन वन इंडस्ट्री, यानी कि एक ही इंडस्ट्री में मान लो ऑटोमोबाइल में है और वही दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, मर्जर हो जाएगा। जब दो इंडियन कंपनी एक ही इंडस्ट्री की जुड़ जाएं, इस तरीके का मर्जर हो सकता है। या दो इंडियन कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री से हों, वो जुड़ जाएं, जैसे एक ऑटोमोबाइल से हो और एक मान लो आपके टेलीकॉम से हो, ऑटोमोबाइल से जुड़ गई, और एक जैसे महिंद्रा और रिलायंस जुड़ जाएं, तो ये आपका क्या होगा, अगर ये इकट्ठा जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, बट वो अगर इकट्ठा जॉइंट वेंचर करते हैं, तो वो कौन सा होगा, टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री। और अगर महिंद्रा और उसके साथ टाटा की जुड़ जाए, तो वो हमारी क्या होंगे, सेम इंडस्ट्री। बिटवीन एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मारुति एंड देन सुजुकी जो फॉरेन है और इंडिया के अंदर जुड़ी है, एक इस तरीके का जॉइंट वेंचर हो सकता है। एक क्या है, बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरेन, यानी कि जो मारुति सुजुकी है वो इंडिया में है, लेकिन फॉरेन में अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन की कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती है, वो भी जॉइंट वेंचर है। और इसके अलावा एक क्या हो सकता है कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन, बट किसी और ही कंट्री में, जैसे इंडिया और जापान की अगर इंडिया में हो रही है, वो भी हो सकता है। इंडिया और जापान की कंपनी जापान में कर रही है, वो भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। और इंडिया और जापान की कंपनी जाके अमेरिका में कर रही है कंसोलिडेट, तो वो भी हमारे क्या होता है, जॉइंट वेंचर के एक टाइप के अंदर आता है। नाउ थर्ड इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, when two or more organization come together to pursue their agreed goal, कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठा आती हैं, बट उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो रहती है। मीन्स जैसे ए और बी जुड़ रहे हैं, A+B, तो ए की अपनी इंडिपेंडेंस रहेगी और बी की अपनी इंडिपेंडेंस रहेगी, बस किसी ना किसी की वजह से कनेक्टिविटी, अलायंस उन्होंने बना लिया है, कनेक्ट वो हो गई हैं ताकि वो बेस्ट एडवांटेज ले सकें। किस चीज़ के एडवांटेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नई मार्केट में एंटर कर सकें, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर सकें और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। जो एक दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है, लेबर है, स्किल है, एक्सपर्टाइज है, उसे यूज़ करके बेटर परफॉर्मेंस कर सके। अब इनके क्या टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्री कॉम्पिटिटिव अलायंस, सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव, थर्ड इज कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट आएगा प्रो कॉम्पिटिटिव, देन दिस इज प्री कॉम्पिटिटिव। तो प्री कॉम्पिटिटिव, प्रो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंस इन विच लो इंट्रैक्शन एंड लो कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपस में जुड़ेंगी A+B स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए, दोनों की बेशक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी रहेगी बट जुड़ें तो गी ना, तो उनके बीच में अगर क्या हो, लो इंट्रैक्शन हो, यानी कि रिलेटेड भी नहीं है और ना ही वो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, ऐसी जब जुड़ती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंस। और ये क्या होती है, इंटर इंडस्ट्री होती है, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री से हो सकती है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, एक मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि महिंद्रा और रिलायंस जियो जुड़ जाएं, तो ना तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ना एक दूसरे से इनका कोई कंपटीशन है। जब ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंस, यानी कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है।
देन हमारी आती है नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंस, यानी कि इनके बीच में कंपटीशन तो नहीं है बट इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किन के बीच में होगा, जो रिलेटेड होंगी, और रिलेटेड है तो इसका मतलब सेम ही इंडस्ट्री के अंदर है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर है बट उनके बीच में कंपटीशन नहीं है। जब वो आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंस। देन हमारा आता है कॉम्पिटिटिव अलायंस, यानी कि इनके बीच में कंपटीशन भी है और इंटरेक्शन भी है। जैसे वोडाफोन आइडिया है, तो वोडाफोन आइडिया क्या है, दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री से थे और दोनों पहले एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, बट अब वो इकट्ठा आ गए हैं वीआई में, तो उसका मतलब क्या है, वो उनका कॉम्पिटिटिव अलायंस है जिसमें दोनों रिलेटेड भी हैं और दोनों के बीच में क्या था, कॉम्पिटिशन भी था, राइवल्स थे। देन हमारा आता है प्री कॉम्पिटिटिव अलायंस। प्री कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, लो इंटरेक्शन, रिलेटेड नहीं है बट हाई कन्फ्लिक्ट, रिलेटेड बेशक ना हो बट आपस में क्या है, उनका कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट है का मतलब है कि एक ही इंडस्ट्री से वो बिलोंग, कन्फ्लिक्ट का मतलब वो आपस में compete करती हैं। दीज पार्टनरशिप ब्रिंग टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफन अनरिलेटेड इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री बेशक अलग अलग हो बट आपस में compete करती हैं लेकिन उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब सेम इंडस्ट्री से वो नहीं है। तो जिसमें लो इंटरेक्शन है इसका मतलब वो सेम इंडस्ट्री से नहीं है, अगर हाई इंटरेक्शन है तो इसका मतलब वो सेम इंडस्ट्री से हैं। इस बेस पे आप क्या कर सकते हो, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो चार पार्ट्स क्या क्या हुए, प्रो कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव एंड प्री कम्पिटिटिव। प्रो कम्पिटिटिव क्या हुआ, जिसमें ना तो वो रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब सेम इंडस्ट्री से भी नहीं है और ना ही उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। नॉन कम्पिटिटिव क्या हुआ, उनके बीच में कॉम्पिटिशन तो नहीं है बट वो आपस में रिलेटेड है। देन कम्पिटिटिव क्या हुआ, कंपटीशन भी है और वो रिलेटेड भी है। प्री कम्पिटिटिव क्या हुआ, वो रिलेटेड नहीं है बट उनके बीच में कंपटीशन है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जो हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन के अंदर। कि आप अगर एक्सपेंड करना चाहते हो आप इंटरनेशनलाइजेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हो। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना। मान लो पहले आप सिर्फ इंडिया में सर्व कर रहे थे तो यहाँ तक ही आपकी क्या थी, एक्सपेंशन थी। अब आप इंडिया से बाहर जाके भी, बाहर के नेशन में भी सर्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप दूसरे नेशन में सर्व करके भी क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो उसके अंदर चार टाइप्स होते हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इसमें आप क्या करते हो, पहले आपने इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाया, जो एक्सेसिव बच गए, ज़्यादा प्रोडक्ट बच गए, उसे फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते हो और वहाँ से अर्न करते हो, वो आपका होता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। खुद को मीन्स खुद को क्या करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो वैसा ही प्रोडक्ट आप बाहर बेच देते हो। कोई चेंज नहीं करते कि अमेरिका के लोगों की क्या प्रेफरेंस होगी, ऐसा नहीं देखते। इंडिया के लिए जैसा बनाया था वैसा ही बाहर बेच देते हो, वो आपकी क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। देन हमारी आती है ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, हाई कॉस्ट रिडक्शन, जिस पे आप किस चीज़ पे फोकस करते हो कि कॉस्ट कम से कम हो और वैसे ही सेम प्रोडक्ट को आप दूसरे नेशंस में बेच देते हो, दैट इज़ ग्लोबल स्ट्रैटेजी। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आप बहुत से नेशन में सर्व कर रहे हो और आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, अगर इंडिया के लिए बना रहे हो तो इंडिया के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अमेरिका के लिए बना रहे हो तो अमेरिका के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जापान के लिए बना रहे हो तो जापान के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो हर एक लोकली कैसा वो चाहते हैं उसके बेस पे बनाते हो, वो आपकी होती है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी। एंड ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके अंदर आप कॉस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो और हाई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे भी फोकस करते हो, यानी कि आप कॉस्ट को भी कम रखना चाहते हो और सबको फुलफिल भी करना चाहते हो उनकी नीड टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चार स्ट्रैटेजी कैसे हुई, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगी, इंटरनेशनल, यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे मल्टी डोमेस्टिक और यहाँ पे ट्रांसनेशनल। देन आप इसके बेस पे कर सकते हो कि यहाँ मान लो आपका है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ आपकी लो है और यहाँ आपकी हाई है। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो और यहाँ हाई, और यहाँ आपकी है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कॉस्ट, यहाँ पे आपकी कॉस्ट है हाई और यहाँ लो। उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजी वो क्या है, जिसकी कॉस्ट पे भी आप इतना फोकस नहीं करते, कॉस्ट को रिड्यूस करने पे भी, और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे भी फोकस नहीं करते, बस जो प्रोडक्ट बच गए वो बेच दिए दूसरे नेशन में। ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है, जिसके अंदर आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे तो फोकस नहीं करते, कि जो आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस होती है यानी कि दूसरों के अकॉर्डिंग बनाने का नहीं सोचते, एक ही प्रोडक्ट को हर नेशन में बेच रहे हो बट कॉस्ट को कम करने का सोचते हो।
मल्टी डोमेस्टिक क्या है, उसमें भी आप कॉस्ट को कम करने का सोच रहे हो, बट इसके अंदर एक और चीज़ पे फोकस कर रहे हो, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे, सबके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पे फोकस करते हो। और ट्रांसनेशनल का मतलब क्या है, सबको उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना और हाई कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करना। तो 4 स्ट्रेटजीज क्या हुई, ग्लोबल, इंटरनेशनल, मल्टी डोमेस्टिक एंड ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। नाउ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, जिसके अंदर हमने क्या क्या दिया कि हमारी कोऑपरेट स्ट्रेटजी थी, जिसके अंदर हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया, एक्सपेंशन को डिस्कस कर लिया। एक्सपेंशन के अंदर फर्दर हमने काफ़ी को डिस्कस किया कि कोऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी क्या है, कंसेंट्रिक क्या है, डाइवर्सिफाइड क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है और इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, ये हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का नेक्स्ट पार्ट है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। जैसे स्टेबिलिटी क्या कहती थी, वही उसी लेवल पे बने रहो। एक्सपेंशन कहता था कि अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करो। रिट्रेंचमेंट कहती है अपनी एक्टिविटीज़ को, स्कोप्स को रिड्यूस कर दो। अगर कोई ऐसी मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए लॉस लेके आ रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, तो उसे लगातार बनाने की बजाय उसे निकाल दो, उस एक्टिविटी को कम कर दो। वो हमारी होती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से, हमारा कैश फ्लो कम हो रहा है, यानी कि हमारा कैश ज़्यादा रहा है पर हमारे पास कैश आ नहीं रहा, हमारा मार्केट शेयर रिड्यूस हो रहा है, सेल्स रिड्यूस हो रही है, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल, रेपुटेशन जो मार्केट के अंदर है वो रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाया, तो उस एक्टिविटी को हटा देने को ही हम क्या बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी 3 तरीके की होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, डिसइन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द कंपनी फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिटेबिलिटी बाय गेटिंग बैक टू द ओरिजिनल यूनिट। मान लो यहाँ पे आप वर्क कर रहे थे, यह आपका एक स्टेज था, आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया और उसकी वजह से आपको क्या हो गया, वो नया काम नहीं आया, मीन्स आपने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था और वो एक फेलियर हो गया, मीन्स वो लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस बियर कर रही है। तो टर्न अराउंड का मतलब क्या है, दोबारा उसी स्टेज पे आ जाओ जब वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब बैकआउट करो, एक तरीके से पीछे की तरफ टर्न करो, टर्न अराउंड करो, यानी कि मुड़ो और वापस ओरिजिनल यूनिट पे वापस आ जाओ, इस न्यू वाले को फेज को ही गायब कर दो। वो हमारी क्या होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या है, जब आप दोबारा ओरिजिनल फेज पे आने के लिए वर्क करते हो कि वहीं आ जाए जहाँ से शुरू किया था, जहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, वो हमारी होती है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। देन हमारी आती है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि अब आपको लिक्विडेट करना होता है उस एक पर्टिकुलर पार्ट को। यहाँ तो हम क्या कर रहे थे कि जो न्यू प्रोडक्ट लेके आया था, दोबारा उसी स्टेज पे आ जाओ, इसकी प्रोडक्शन को बंद करके दोबारा उसी स्टेज पे आओ जहाँ से आपने शुरू किया था और फिर से उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करो। बट जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, वो क्यों होता है, जब आप टर्न अराउंड में फेल हो जाते हो कि आपने बहुत कोशिश की बट दोबारा आप उस स्टेज पे आ ही नहीं पाए, तो फाइनली आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि जो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा उसको क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो, अपनी प्रोडक्ट लाइन से निकाल दो, अपनी यूनिट में उसे बंद कर दो। वो आपकी होती है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आप यहाँ इस एक स्टेज पे थे, ए पे, आप बी पे पहुंचे बट वहाँ आप लॉस अर्न कर रहे हो बिकॉज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो आप सोचते हो आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं की, तो दोबारा उसी स्टेज पे आओ, दोबारा उसे प्रमोशन करने की कोशिश करो। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते कि आप उस स्टेज पे दोबारा पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि जो लॉस आपके लिए अर्न कर रहा है उसे लिक्विडेट कर दो, उसके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या कर दो, अपनी उससे हटा दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा दो। देन हमारा होता है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। और हमेशा याद रखना, डिसइन्वेस्टमेंट कब की जाती है, जब टर्न अराउंड फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी हमारी सबसे अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आप एक पार्ट को नहीं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट करते हो। मानो कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस बियर कर रही है, लगातार लॉस में है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट करना पड़ता है। वो आपकी क्या होती है, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। और ये सबसे अनअट्रैक्टिव क्यों मानी जाती है, बिकॉज जितने भी वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज ये लेके आती है। लास्ट हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट एक एक करने की बजाय इकट्ठा यूज़ करना उन्हें, तो वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, कि इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करना। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि पहले मान लो स्टेबिलिटी को यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद आपने रिट्रेंचमेंट को यूज़ किया, एंड देन फिर आप एक्सपेंशन को यूज़ कर रहे हो। साइमल्टेनियस क्या है, एक ही टाइम पे आप स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट दोनों को यूज़ कर रहे हो, या मिक्स्ड। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा का हम लें,
तो मान लो ऑटोमोबाइल के अंदर वो स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन दोनों को यूज़ कर रहा है, टेलीकॉम या फिर किसी और मीन्स सोल्ट के अंदर मान लो वो रिट्रेंचमेंट को यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस को भी यूज़ करना और सिक्वेंशियल को भी यूज़ करना, वो हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। अब हमने जो एक वो डिस्कस किया था उसको हम रिपीट बनाते हैं। वो जो क्वाड्रेंट था जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के अंदर था, तो यहाँ हमारा आता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, यहाँ हमारी आती है ग्लोबल, यहाँ आती है मल्टी डोमेस्टिक और यहाँ पे होती है ट्रांसनेशनल। सो इंटरनेशनल में हमारा क्या था कि लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी आपकी क्या है, लो है, यानी कि आप उनके अकॉर्डिंग भी नहीं बनाते, एज वेल एज आपका कॉस्ट पे भी ज़्यादा फोकस नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन पे भी। ये आपकी क्या है, यहाँ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस तो लो है, बट जो ग्लोबल है वहाँ पे आप कॉस्ट पे क्या करते हो, कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, कॉस्ट पे आपका फोकस है हाई। तो कॉस्ट पे फोकस हाई, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस नो, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो और कॉस्ट पे फोकस है। देन हमारी क्या होती है, मल्टी डोमेस्टिक। तो मल्टी डोमेस्टिक पे आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो गई, हाई हो गई, बट कॉस्ट पे फोकस उतना नहीं होता। ट्रांसनेशनल का मतलब क्या है कि आप कॉस्ट भी कम रखना चाहते हो, कॉस्ट पे भी आपका फोकस है और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी आपकी क्या है, हाई है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इंटरनेशनल, जहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, लो है, ना तो आप कॉस्ट पे फोकस करते ना लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे। देन ग्लोबल, ग्लोबल में आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे तो फोकस नहीं करते बट कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करते हो। उसके बाद आती है मल्टी डोमेस्टिक, जिसमें आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करते हो कि सबके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए बट कॉस्ट पे फोकस नहीं करते। एंड ट्रांसनेशनल क्या होती है, कॉस्ट और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस दोनों पे फोकस करते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।